अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्सा शायरी का सबसे लास्ट सबक जो है वो है एक मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, जिसके मुसन्निफ़ है मीर बैर अली अनीस। उसी को हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हिस्से नस्र में कुल 11 सबक आपको पढ़ना था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्से नस्र जो है वो काफ़ी अहम है आपके लिए। उसके बाद हिस्से शायरी में ये सबक जो है वो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इस सबक से आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो 10 मार्क्स कैसे पूछा जाता है वो आगे चलकर मैं जब क्वेश्चन को हल करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले ये एक मरसिया है। और मरसिया किसे कहते हैं? तो मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर बैर अली अनीस है। तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहां से आपको हम क्यूज़ की शक्ल में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्यूज़, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद आई एम रेडी, थोड़ा देर वेट करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस हमें हिस्से नस्र और हिस्से शायरी ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है उसमें खुद नविश्त है, दास्तान है, अफसाना है, खुतबा है, नज़्म है, गज़ल है, कसीदा है और गीत है। ये आपको पढ़ना है। और इससे भी सवालात पूछे जाते हैं, और सवालात पूछे ही नहीं जाते हैं बल्कि बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखें, उसमें कितने सारे सवालात जो हैं ये मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है उससे पूछा गया है। तो खैर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हिस्सा शायरी का सबसे लास्ट सबक है मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, जिसके मुसन्निफ़ है मीर बैर अली अनीस। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस सबक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो मरसिया है मीर बैर अली अनीस का लिखा हुआ, ये काफ़ी तवील है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। और वैसे भी इस सबक से आपको वो क्या नाम है, मरसिया से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। और आगे क्या क्या पूछा जाता है इस सबक से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर के मुसन्निफ़ कौन है? जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब। तो बिल्कुल मिर्ज़ा गालिब नहीं है, मीर अनीस। जी बिल्कुल, मीर अनीस है। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है? मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में है मोहम्मद अली अनीस, उसके बाद है मोहम्मद अली बैर, उसके बाद है अली अनीस, फिर है मीर बैर अली अनीस। तो जी बिल्कुल, मीर बैर अली अनीस जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन? आगे है मीर बैर अली अनीस कब पैदा हुए? जी हाँ, यानी मीर अनीस जो है वो कब पैदा हुए थे? तो 1802 ईस्वी में जो है वो महल्ला गुलाब बाड़ी में पैदा हुए थे, जो शहर फैज़ाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है। तो मीर अनीस जो है वो कब पैदा हुए? तो 1802 ईस्वी को पैदा हुए थे। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। आगे देखिए, कुल 38 सवालात मैं आपको कराने वाला हूँ। इतने सारे सवालात अभी तक जो भी आप चैनल देखेंगे उस पर मैं गारंटी देता हूँ नहीं मिलेगा। तो आप इस सबक को अच्छे से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव के ही शक्ल में मैं सारे क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, मीर अनीस की जाए पैदाइश कहाँ है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि 1802 ईस्वी में महल्ला गुलाब बाड़ी में पैदा हुए, जो शहर फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में वाक़ है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो है गुलाब बाड़ी फैज़ाबाद। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5 में है मीर बैर अली अनीस के वालिद का क्या नाम है? जी हाँ, तो देखिए इनका आपको पढ़ना है, इनके वालिद का नाम भी आपको पढ़ना है, इनके दादा का नाम भी पढ़ना है, और इनके परदादा का भी नाम पढ़ना है। आपकी किताब में दिया गया है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भले ही पूछा नहीं गया है अभी तक दादा परदादा का नाम, लेकिन आपकी किताब में तो पूछा जा सकता है। तो मीर बैर अली अनीस के वालिद का क्या नाम है? तो देखिए क्या नाम है इनके वालिद का नाम। तो इनके वालिद का नाम जो है वो मीर मुस्तहसिन खलीक नाम है, और इनके दादा का नाम जो है वो क्या है? ग़ुलाम हुसैन हसन है। यानी ये जो है ग़ुलाम हसन हसैन ये है।
और इनके परदादा का बात करें तो ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक है, समझे। तो यहीं पर आप समझ गए। अब आगे क्वेश्चन भी आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल पूछा गया है मीर बैर अली अनीस के वालिद का क्या नाम है, तो वालिद का नाम जो है वो मीर मुस्तहसिन खलीक है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 6, मीर बैर अली अनीस के दादा का क्या नाम है। जी हाँ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि इनके वालिद का नाम जो है वो क्या नाम था, मीर मुस्तहसिन खलीक था, तो इसलिए ये तो हुआ नहीं। उसके बाद इनके परदादा का नाम मैंने बताया कि मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। अब मीर ग़ुलाम हुसैन हसन जो है ये क्वेश्चन में ऑप्शन ए में वो हो जाएगा इनके दादा का नाम। अब आगे देखिए मीर बैर अली अनीस के परदादा का क्या नाम है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, वालिद का नाम जो है वो क्या था, मीर मुस्तहसिन खलीक, यानी मीर मुस्तहसिन खलीक इनके वालिद का नाम था। उसके बाद दादा का नाम, दादा के नाम का बात करें तो मीर ग़ुलाम हुसैन हसन था, इसलिए ये, और परदादा का नाम जो है ये हो जाएगा, ठीक है, मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक। चलिए आगे देखिए, मीर बैर अली अनीस की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। जी हाँ, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनकी इब्तदाई तालीम जो है वो, शुरुआत की तालीम जो है वो कहाँ हुई, मकतब में या मस्जिद में या घर में या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, घर में जो है ये मीर बैर अली अनीस की इब्तदाई तालीम हुई थी, और वो भी इनकी माँ ने इन्हें पढ़ाया था। उसके बाद जो है वो मौलवी मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और भी है आपकी किताब में ना, मौलाना हैदर अली और मुफ्ती मोहम्मद अब्बास से भी इन्होंने पढ़ा था, लेकिन इब्तदाई तालीम जो है वो इनका घर में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस। इब्तिदा में मीर अनीस क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। देखिए, इब्तिदा का मतलब शुरुआत होता है, शुरू में। जैसे मिर्ज़ा गालिब जो है वो शुरू में असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। जैसे यगाना चंगेज़ी जो है वो शुरू में यास तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, बाद में चंगेज़ी इस्तेमाल करने लगे, यगाना इस्तेमाल करने लगे। उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इब्तिदा में मीर अनीस का क्या तखल्लुस था। तो इब्तिदा में जो है वो हज़ी था, और लुत्फ़ जो है वो किनका था, मीर अमन देहलवी का था। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इब्तिदा में जो है वो मीर अनीस का तखल्लुस हज़ी था, और बाद में इनका तखल्लुस जो है वो अनीस हो गया। जो आगे क्वेश्चन आएगा, आगे देखिए, किस शायर के मशवरे पर मीर बैर अली अनीस अपना तखल्लुस अनीस रखने लगे। देखिए, मैं आपको बताया हूँ ना कि आगे क्वेश्चन आएगा। तो शुरू में जो है ये क्या नाम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, हज़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में किस शायर के मशवरे पर जो है वो मीर बैर अली अनीस अपना तखल्लुस जो है वो अनीस इस्तेमाल करने लगे, ये पूछा जा रहा है। तो नासिक अज़ीमाबादी के मशवरे पर, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है, मीर बैर अली अनीस के घर का माहौल कैसा था। जी हाँ, रूमानी बिल्कुल नहीं, सियासी बिल्कुल नहीं, सूफियाना बिल्कुल नहीं, शायराना जी बिल्कुल, ये इसका सही जवाब है। आगे देखिए सवाल नंबर 12 में है, मीर बैर अली अनीस कितने सालों की उम्र से शेर कहना शुरू कर दिया। अगर आपके पास किताब नहीं है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं किताब से ही सारा क्वेश्चन यहाँ पर उठाया हूँ ऑब्जेक्टिव के शक्ल में। तो मीर बैर अली अनीस कितने सालों की उम्र से शेर कहना शुरू कर दिए थे, तो वो 12 साल की उम्र से, ठीक ना। और 12 से याद आया कि 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई थी, समझे, इसलिए ये सब आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 13 में है, मीर अनीस इब्तिदा किससे की। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इब्तिदा में जो है वो मतलब मीर अनीस जो है वो इब्तिदा किससे की, अफसाना से या फिर अफसाना से या फिर गज़ल से या फिर सलाम से या फिर रुबाई से, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप हमें बताएं, इब्तिदा जो है वो मीर अनीस गज़ल से की थी। हालांकि वो इब्तिदा गज़ल से किए थे, लेकिन उनके वालिद साहब जो है वो उनको मशवरा दिए और उसके बाद वो सलाम कहना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पर इब्तिदा पूछा जा रहा है तो वो गज़ल से हो गया, लेकिन बाद में उनके वालिद साहब जो मशवरे दिए उसके बाद वो सलाम कहने लगे थे, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है, इसका सही जवाब है वो गज़ल है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 14 में क्या है। सवाल नंबर 14 में जो है वो है, मीर बैर अली अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। जी हाँ, तो दबिस्तान लखनऊ से है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप पेज नंबर 177 खोले, लखनऊ में जब अनीस ने मरसिया ख़ानी शुरू की तो उन्हें दबीर जैसे मुस्लिमुस सबूत उस्ताद का हरीफ बनना पड़ा, यानी दुश्मन बनना पड़ा।
तो दबिस्तान लखनऊ, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये VVI क्वेश्चन है, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, इसलिए इसे आप याद रख लें। अगर आप करीब करीब 6-7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप देखेंगे ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। अगर एक साल नहीं पूछा गया होगा तो उसके अगले साल पूछा गया होगा, इसलिए ये VVI क्वेश्चन है। तो आप देख लिए ये किस तरह से पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, मीर अनीस को किस मुस्लिम सबूत उस्ताद का हरीफ का मतलब होता है दुश्मन, समझे, यानी उसके अगेंस्ट में जो है ना वो क्या कहते हैं, हरीफ बनना पड़ा, ये पूछा जा रहा है। तो आप हमें बताएं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर में है मीर खलीक, मिर्ज़ा गालिब, मीर ज़बीर, मिर्ज़ा दबीर। जी हाँ, मिर्ज़ा दबीर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16 में है मीर अनीस के उस्ताद कौन थे, मीर ज़मीर या फिर मीर दबीर या फिर मीर वज़ीर या फिर मीर खलीक। तो यहाँ पर उस्ताद पूछा जा रहा है, तो आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि मीर अनीस को किस मुस्लिम सबूत उस्ताद का हरीफ बनना पड़ा था। तो क्या हमने पढ़ा था, मिर्ज़ा दबीर पढ़ा था ना। तो इनके उस्ताद का नाम क्या हो गया, मिर्ज़ा दबीर। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 17 में क्या है, मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। जी हाँ, हम असर का मतलब क्या होता है ये आप गौर से पहले समझे। हम असर का मतलब होता है एक ज़माने का, यानी जो एक ही ओहद में हयात हो, एक उम्र और एक पेशे से मुंसलिक, यानी अमूमन हम उम्र कह ले, हम उम्र अदीब शायर। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, यानी मीर अनीस के हम उम्र अदीब शायर कौन है, यानी एक का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हो जाएंगे। और इब्ने इंशा और नासिर काज़मी जो है वो किसके हम असर हैं, ये आप कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जस्ट मैं आपको बताया था 2-3 चैप्टर पहले। तो चलिए इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, मरसिया गोई में मीर अनीस के हरीफ कौन थे। जी हाँ, हरीफ कौन थे, तो वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट मैं आपको ऊपर पढ़ाया हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में इस टाइप से, मतलब आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में आंसर वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बदल दिया गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 18 नंबर क्वेश्चन का मिर्ज़ा दबीर होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, मीर अनीस किस सिनफ़े शायरी के लिए मशहूर है। जी हाँ, किस सिनफ़े शायरी के लिए मशहूर है, तो वो मसनवी बिल्कुल नहीं, मरसिया, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 20 में सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है। तो जी हाँ, सबसे मशहूर मरसिया निगार जो है ये मीर अनीस है। और ये VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 21, इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सवाल नंबर 19 देखे वही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 20 देखे वही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 21 देखे वही क्वेश्चन है। और ये हर साल इस तरह से क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की शक्ल में आपके सामने ये सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, ताकि आप समझ लें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो या तो ये क्वेश्चन पूछे 19 नंबर, या फिर 20 नंबर क्वेश्चन पूछे, या फिर 21 नंबर पूछे। क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब एक ही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। तो इनमें से कौन सा शायर जो है वो मरसिया निगारी के लिए मशहूर है, तो वो हो जाएगा मीर अनीस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है मीर बैर अली अनीस का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, कब हुआ और कहाँ हुआ, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनका इंतकाल जो है वो 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। और इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई थी, 1802 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, गुलाबबाड़ी एक महल्ले का नाम था, जो शहर फैज़ाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुई थी इनकी पैदाइश। और वफ़ात जो है वो 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है सवाल नंबर 23 में मरसिया किसे कहते हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको शुरू में ही बताया था, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे नात कहते हैं। जिसमें खुदा ताला की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये आप जान रहे हैं। और जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मरसिया कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 24 में है मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक। मुश्तक का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आसान रहता है, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है और अक्सर पूछा गया है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर मुश्तक जो रहता है तो वो उनको याद ही नहीं होता है।
अब देखिए मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक का मतलब होता है निकला हुआ, समझे। तो मरसिया जो है वो किस लफ्ज़ से निकला हुआ है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो रसा से निकला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 25, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस ज़बान से निकला है। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए मरसिया जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। और किस ज़बान से निकला है, तो वो रसा से, जो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 26 में है, उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत किस शायर के तवस्सुत से आई। जी हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसलिए दिया क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक मरतबा। तो अरबी शायरी के तवस्सुत से जो है वो उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत किस शायर के तवस्सुत से आई, तो वो अरबी शायर, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 27 में है, उर्दू का पहला मरसिया आम तौर पर किसे करार दिया जाता है। देखिए सबसे VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला सवाल। अभी तक मैंने करीब आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसा दिखाया है जो बार बार पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि 10 मार्क्स इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब देखिए क्या है, उर्दू का पहला मरसिया आमतौर पर किसे कहा जाता है, तो किसे करार दिया गया है, ये आपके किताब में पेज नंबर 176 पर दिया गया है। मसनवी उर्दू का पहला क्या नाम है, उर्दू का पहला मरसिया आमतौर पर किसे करार दिया गया है, तो देखिए ये क्या नाम है, नौसरहार, जो एक मसनवी है, समझे। तो उर्दू का पहला मरसिया आमतौर पर नौसरहार को करार दिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद शाह अशरफ बयाबानी, जो 1503 ईस्वी में शाये हुआ था, सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है, तो अगर पहला मरसिया कौन है वो है नौसरहार, तो पहला मरसिया निगार कौन हो जाएंगे, सैयद अशरफ शाह बयाबानी, और ये इस साल एग्ज़ाम में पूछा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 29, उर्दू का पहला मरसिया नौसरहार कब शाये हुआ। जी हाँ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मरतबा फिर से मैं आपको यहाँ से चलता हूँ। उर्दू का पहला मरसिया आमतौर पर किसे करार दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, उर्दू का पहला मरसिया जो है वो आमतौर पर नौसरहार जो है उसे करार दिया गया है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है, तो सैयद अशरफ शाह बयाबानी है। और ये आपके किताब में पेज नंबर 176 पर मौजूद है, ऊपर से 4-5 लाइन नीचे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उर्दू का पहला मरसिया नौसरहार कब शाये हुआ, तो 1503 ईस्वी में शाये हुआ था। तो ये सब आप क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। आगे है, वह नज़्म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको शुरू से मैं लेकर चलता हूँ। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था, दोहा, यानी वह नज़्म जो 2-2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। हमने ये पढ़ चुका था, ठीक है। उसके बाद 3-3 पर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मुसल्लस कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 रहता है तो 4 को हम रुबाई कहते हैं। और उसके बाद 5-5 पूछा जा रहा है तो 5-5 रहता है तो उसे हम मुखम्मस कहते हैं। और 6 रहता है तो उसे हम मुसद्दस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए, दोहा जो है वो 2 हो गया, मुसल्लस जो है वो 3 हो गया, रुबाई जो है वो 4 हो गया, मुखम्मस जो है वो 5 हो गया, और मुसद्दस जो है वो 6 हो गया। तो इस तरह से मैंने सारा बता दिया आपको। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल, तो वो क्या हो जाएगा, मुखम्मस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है किस शायर ने मरसिया को मुसद्दस की हैयत बख्शी। जी हाँ, तो आप हमें बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मरसिया के बारे में चल रहा है, ये आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा 12th के बाद। तो किस शायर ने मरसिया को मुसद्दस की हैयत बख्शी, तो ये जो है ये किस शायर ने, मीर ज़मीर है शायद, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, जी बिल्कुल मीर ज़मीर है। आगे है, यारब चमने नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, या किस शायर का मिसरा है, तो पेज नंबर 178 पर आप खोलें। और सबसे पहले मैं यही मरसिया तो पढ़ ही रहा हूँ, तो इसलिए आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यारब चमने नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, ए अब्र करम कर, खुश के ज़राअत पे करम कर। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये क्या नाम है, एक मिनट, हाँ यहाँ है, ये जो है क्वेश्चन
यारब चमने नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, ए अब्र करम खुश के ज़राअत पे करम कर, तू फैज़ का मुब्दा है तवज्जा कोई दम कर, गुमनाम को एजाज़ बयानों में रकम कर। ये जो है ये इब्तिदाई दो बंद जो आप देख रहे हैं, मतलब आप किताब खोले, मैं अभी किताब पर हूँ, जो इब्तिदाई दो बंद आप देख रहे हैं ना, इसमें शायर ने खुदा की तारीफ़ बयान की है और इस मरसिये में कलम का जादू दिखाने के लिए खुदा से गुजारिश भी कर रहे हैं शायर। तो यही चीज़ है। खैर यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि यारब चमने नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, यह किस शायर का मिसरा है? जी हाँ, तो मीर अनीस का है। चलिए आगे देखिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या है? देखिए यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आप समझ गए ना, करीब करीब मैंने 6-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा बताया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और 5 मार्क्स में जो है वो आपसे पूछा जाता है मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और उसके बारे में पूरे डिटेल में लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप देख लिए ना, मैं करीब करीब 7-8 क्वेश्चन ऐसा बताया जो क्या नाम है ऑब्जेक्टिव में, और ये 5 मार्क्स के लिए है। मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या है उसको पूरा लिखने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो है वो कुल, एक मिनट, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? जी हाँ, तो वो कुल 8 है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, एक मिनट, जी हाँ, अब आगे क्वेश्चन आ गया, ज़ैल में मरसिया के अज्जाए तरकीबी दिए गए हैं, सही कौन है? देखिए, तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट ऊपर क्या पढ़ा था कि कुल 8 है। ठीक, अब इसमें 8-8 गिन लीजिए। इसमें सबसे पहला जो होता है वो आपको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मरसिया के कुल 8 अज्जाए तरकीबी है। इसमें पहला हिस्सा जो होता है वो चेहरा होता है और सबसे लास्ट हिस्सा जो होता है 8वां वो बैन होता है। तो आपको यही देखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहला हिस्सा याद रखना है और सबसे लास्ट हिस्सा याद रखना है। अब मिला लीजिए, तो इसमें सरापा दिया हुआ है तो ये तो हुआ नहीं, इसमें देखिए चेहरा दिया हुआ है लेकिन लास्ट में देखिए शहादत दिया गया है तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद इसमें चेहरा दिया गया है, फिर लास्ट में शहादत दिया गया है, तो ये इस तरह से 3 तो इसी तरह छटा गया। अब ये बचा, तो अब देखिए आप याद रखिए कौन कौन है। तो सरापा हो गया, क्या है, चेहरा हो गया, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जस, जंग, शहादत, बैन, ये 8 जो है वो मरसिया के अज्जाए तरकीबी है। ठीक है, और ये इसके बारे में मैं लास्ट में जो है वो 5 मार्क्स में कैसे लिखना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। खैर आगे चलिए, आगे देखिए, आगे है मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है। तो मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो तमहीद का मतलब सबसे पहले आप समझे, तमहीद का मतलब होता है पहला हिस्सा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है, जी हाँ, सबसे पहले क्या है, मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो तमहीद का मतलब ही पता नहीं रहता है और उनके लिए ये सबसे टफ हो जाता है। अगर इसमें क्वेश्चन रहता है कि मरसिया के पहले हिस्से को क्या कहा जाता है तो बच्चे सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तमहीद पूछ दिया तो तमहीद का मतलब ही बच्चों को नहीं पता रहता है, तो वो आखिर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको तमहीद समझना पड़ेगा, आखिर तमहीद का मतलब क्या होता है। तो तमहीद का मतलब होता है पहला हिस्सा। और आगे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो चेहरा होता है और सबसे लास्ट हिस्सा जो होता है वो बैन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पर कि यहाँ पर आगे देखिए, क्वेश्चन पर आइए पहले, यहाँ देखिए मरसिया की तमहीद को क्या क्या कहा जाता है, यानी मरसिया के पहले हिस्से को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहले हिस्से को चेहरा कहा जाता है, आप समझ गए ना। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन रहता है मरसिया के आखिरी हिस्से को क्या कहा जाता है, तब क्या हो जाता है, बैन हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, एक मिनट, सवाल नंबर 36, जी हाँ ये रहा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरापा किस सिन्फ का अंसर है। सरापा किस सिन्फ का अंसर है, तो देखिए अंसर है मसनवी, मरसिया, कसीदा, रुबाई। तो ये मसनवी तो है नहीं, मरसिया का है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है कौन सा जुज़ु दौरे मरसिया से ताल्लुक़ रखता है। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, एक क्या है, एक है मरसिया के अज्जाए तरकीबी, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। और वो मैं, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इस वीडियो को देखें या फिर आप PDF ले, वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन हैं। PDF के लिए कुछ फी रखा गया है,
तो मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद एक कसीदा के अज़ाए तरकीबी पूछेगा तो वो 5 है। तो 5 कौन कौन है उसमें? गुरेज, मदह, हम्द और एक तशबीब आता है और एक और आता है वो मैं भी भूल रहा हूँ। तो खैर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जुज़ो दौरे मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, यानी मरसिया से। तो मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है, जिसमें से 8वां जो है वो बैन है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और गुरेज, मदह, हम्द ये तो है कसीदा के। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा जुज़ो दौरे कसीदा से ताल्लुक़ रखता है, तो गुरेज, मदह, हम्द में से कोई एक ऑप्शन बैन की जगह पर आता, और बैन वाला में से जो 8 है वो यहाँ पर रहता, तब हो जाता वहाँ पर। अगर गुरेज रहता तो गुरेज आंसर होता। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका किया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। मीर अनीस का हम पढ़ रहे हैं और अनीस नाम से सेम क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में भी देगा। तो अनीस मरसिया गो शायर है। मरसिया गो में आप देखिए साबका और लाहिका यहाँ पर पूछा जा रहा है। साबका का मतलब क्या होता है? पहला होता है, साबिक मुखिया जो कहते हैं आप गांव घर में, यानी पहले वाला मुखिया। और लाहिका का मतलब बाद वाला। तो लाहिका का मतलब होता है बाद वाला। मरसिया गो में देखिए गो जो है वो बाद में आया ना, अगर मरसिया गो आप लिखेंगे तो गो बाद में आएगा, तो इसलिए गो जो है वो लाहिका हो गया। ठीक है, और मरसिया जो है वो साबका हो गया, इसलिए इसका सही जवाब है गो। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को हल कर दिया। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मरसिया के जो अज़ाए तरकीबी मैं आपको बताया था कि वो आपको बताऊँगा वो कैसे लिखना है आपको। तो देखिए आगे मैं कैसे बताता हूँ आपको। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है, जो मंदरजा झैल है। सबसे पहले क्या है? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जत, रज़्म, शहादत, बैन। रज़्म अगर आप नहीं लिखेंगे तो जंग लिख देंगे उसके जगह पर। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसी तरह से। सबसे पहले तमहीद या चेहरा एक ही है, तमहीद कह ले या चेहरा कह ले, उसको मतलब किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आ गया कि मरसिया के अज़ाए तरकीबी कितने हैं उसके बारे में पूरा लिखने के लिए 5 मार्क्स में, तो यही पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है? मरसिया के इस हिस्से में, मतलब चेहरा के बारे में मैंने बताया है कि मरसिया के इस हिस्से में हम्द, नात, मनक़बत, मुनाजात, सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, सफ़र की दुश्वारी और अपनी शायरी की तारीफ़ तमहीद के तौर पर बयान करता है। इस तरह से मैंने सारे यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लेंगे। अगर मैं आपको एक एक करके बताता चलूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।